हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। गोरखपुर से पुणे अनहोनी की यात्रा, भाग 1, अध्याय 1, रात की उदास ट्रेन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन। रात के 11 बज रहे थे। दिसंबर की ठिठुरन भरी हवा प्लेटफॉर्म पर रखी बेंचों और दीवारों से टकराकर एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। स्टेशन की पीली बत्तियां धुंध में लिपटी हुई थीं, जिससे हर परछाई लंबी और विकृत दिख रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पुणे एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार खड़ी थी। ये ट्रेन अपने आप में एक चलती फिरती दुनिया थी, हजारों कहानियों का एक संगम जो उत्तर से पश्चिम भारत की ओर जा रही थी। विक्रम अपने कंधे पर लटके बैग को कसकर पकड़े हुए था। उसकी उम्र 28 साल थी और वो पुणे में एक नई नौकरी के लिए जा रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक नई शुरुआत की चमक थी। उसका टिकट S3 बर्थ 68 था। चल बेटा, अब संभाल के जाना, उसकी मां ने रोते हुए उसे गले लगाया था। ट्रेन में किसी अजनबी से ज्यादा बात मत करना। विक्रम ने मां की बातों को याद किया और अपने कोच की ओर बढ़ा। S3 कोच बाकी कोचों की तुलना में ज्यादा शांत और कुछ हद तक खाली दिख रहा था। जब वो अंदर गया तो अजीब सी बदबू ने उसका स्वागत किया, जैसे पुरानी सीलन भरी लकड़ी और कुछ बासी फूलों की मिलीजुली गंध। उसकी बर्थ अपर थी। नीचे की बर्थ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति चुपचाप बैठे थे और सामने वाली बर्थ पर एक युवा लड़की हेडफोन लगाए अपनी दुनिया में खोई हुई थी। विक्रम ने अपना सामान रखा और खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन ने धीमी आवाज में एक लंबी सीटी बजाई। सावधान, पुणे एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म छोड़कर जा रही है, एक धीमी गूंजती हुई आवाज लाउडस्पीकर पर आई। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ी और स्टेशन की बत्तियां पीछे छूटने लगीं। अंधेरा अब उनके इर्द गिर्द हावी हो गया था। अध्याय 2, सहयात्रियों का रहस्य। रात के 12 बज चुके थे। अधिकांश यात्री अब चादर ओढ़कर सो चुके थे। कोच में केवल हल्की सी नाइट लाइट जल रही थी, जो हर चीज पर एक डरावना नीला रंग डाल रही थी। विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर सामने वाली लोअर बर्थ की ओर देखा। हेडफोन लगाए बैठी लड़की अब भी जाग रही थी। उसका नाम नेहा था और वो बैंगलोर में अपनी बहन से मिलने जा रही थी। हाय, विक्रम ने फुसफुसाकर कहा। नींद नहीं आ रही? नेहा ने सिर हिलाया और धीरे से हेडफोन हटाए। नहीं, पता नहीं क्यों, पर इस ट्रेन में एक अजीब सी बेचैनी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, शायद ज्यादा खाली होने की वजह से। खाली? नेहा ने अपनी भौहें चढ़ाईं। नहीं, ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ महसूस हो रहा है, पर किसी और चीज से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, भले ही वहां कोई ना हो? विक्रम को थोड़ी घबराहट हुई। उसने चारों ओर देखा। बुजुर्ग दंपत्ति गहरी नींद में थे। ये तुम्हारा वहम है नेहा, विक्रम ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लंबी यात्राएं ऐसी ही होती हैं, दिमाग पर असर पड़ता है। तभी सामने की लोअर बर्थ पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक करवट ली। उनकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उनके होंठ हिल रहे थे। वह फुसफुसा रहे थे, ऐसी आवाज में जो प्रार्थना और बड़बड़ाहट के बीच थी। नेहा और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति के हाथ पर धीरे से हाथ रखा। अंकल जी, सब ठीक है? विक्रम ने पूछा। बुजुर्ग महिला ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें उदास और थकी हुई थीं। हाँ बेटा, बस इनको नींद में बड़बड़ाने की आदत है। 1980 से इन्हें नींद में डर लगता है। बस एक नाम लेते रहते हैं, कल्याणी। विक्रम और नेहा ने कल्याणी नाम सुना, पर उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया। महिला ने लंबी सांस ली और फिर से सो गईं। नेहा ने धीरे से विक्रम की ओर झुककर फुसफुसाया। इनके माथे पर देखिए, इन्होंने कुछ टीका लगा रखा है जो शायद सिंदूर नहीं है। विक्रम ने ध्यान से देखा। बुजुर्ग महिला के माथे पर बिंदी के थोड़ा ऊपर एक गहरा लाल धब्बा था, जो किसी धार्मिक चिन्ह जैसा नहीं लग रहा था। यह एक अस्पष्ट डरावना निशान था। अध्याय 3, कंपकंपी और आवाजें। ट्रेन अब उत्तर प्रदेश के घने खेतों और दूर दराज के जंगलों से गुजर रही थी। बाहर की दुनिया अब केवल एक काला चलता हुआ पर्दा थी। रात के लगभग 2:30 बजे थे। विक्रम ने अपनी अपर बर्थ पर सोने की कोशिश की, पर उसकी आंखें बार बार खुल रही थीं। कोच में ठंड बढ़ गई थी, जबकि हीटिंग चल रही थी। यह अजीब तरह की ठंड थी, जैसे हड्डियों को छूने वाली भावनात्मक ठंड। अचानक उसे एक धीमी सिसकने की आवाज सुनाई दी। ये किसी बच्चे के रोने की आवाज थी, जो बहुत दूर से आ रही थी, पर कोच के ठीक अंदर गूंज रही थी।
विक्रम तुरंत उठकर बैठ गया। उसने नीचे देखा, नेहा अब सो रही थी। बुजुर्ग दंपत्ति भी शांत थे। वो उठकर S3 कोच के गलियारे में गया। आवाज कहीं से भी स्पष्ट नहीं आ रही थी, बल्कि हवा में घुल मिल गई थी। कौन है? विक्रम ने दबी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सिसकने की आवाज थोड़ी तेज हुई। उसे लगा कि आवाज कोच के अंतिम सिरे से आ रही है, जहां टॉयलेट और 2 अंतिम बर्थ थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो अंतिम बर्थ के पास पहुंचा, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी तरह सन्नाटा। अंतिम बर्थ पर एक लंबी दुबली पतली आकृति चादर ओढ़कर सोई हुई थी। शायद उसका वहम था या कोई बच्चा रोकर शांत हो गया था। विक्रम वापस मुड़ा, तभी उसके कान के पास एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट आई। तुम मुझे भूल गए, विक्रम। आवाज बहुत कम थी, पर इतनी स्पष्ट थी कि विक्रम की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। यह आवाज किसी महिला की थी, उदास और गहरी पीड़ा से भरी हुई। वो तेजी से मुड़ा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। गलियारा खाली था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने मुड़कर टॉयलेट के दरवाजे पर देखा। टॉयलेट का दरवाजा, जो पहले बंद था, अब धीरे से खुल रहा था। दरवाजे के खुलने के साथ सीलन भरी लकड़ी और बासी फूलों की वो अजीब गंध फिर से तेज हो गई। विक्रम वहीं जम गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। यह बस हवा होगी या ट्रेन के झटके। लेकिन ट्रेन अब बिल्कुल सीधी पटरी पर चल रही थी और दरवाजा बिना किसी झटके के धीरे धीरे अंदर की काली अंधेरी की ओर खुलता जा रहा था। जब दरवाजा लगभग आधा खुला तो अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आई, बल्कि एक चीज अंदर की ओर तेजी से खींची गई। वो बासी फूलों की गंध, जो एक पल पहले तेज थी, दरवाजे के साथ ही अंदर खींची गई, जैसे टॉयलेट के अंदर मौजूद गहरे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और अंदर भयानक असहनीय अंधेरा था, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, न ही कोई परछाई। विक्रम ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। तभी वो पीछे की ओर किसी चीज से टकराया, किसी नरम पर बहुत ठंडी चीज से। उसने पलटकर देखा। वो दुबली पतली आकृति, जो अंतिम बर्थ पर सोई हुई थी, अब उसकी पीठ के ठीक पीछे खड़ी थी। विक्रम की सांस गले में अटक गई। उसने धीरे से ऊपर देखा। उस आकृति का चेहरा पूरी तरह से चादर से ढका हुआ था। चादर पर अजीब सी नमी थी और उसमें से भी वही बासी फूलों की गंध आ रही थी। उस चादर के नीचे से कोई आवाज नहीं आई, पर विक्रम को लगा कि वो देख रही है, उसे पूरी तरह से भांप रही है। उस ठंडी डरावनी उपस्थिति को महसूस करते हुए विक्रम के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। उस आकृति ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और चादर के नीचे से उसकी ओर बढ़ाया। एक ऐसा हाथ जो डरावनी रूप से लंबा और पतला था और जिसकी त्वचा कागज की तरह सफेद थी। अध्याय 4, जागृति और दहशत। विक्रम ने अपनी आंखें जोर से भींच ली थीं। मौत को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि वो ठंडा हाथ उसे छुएगा, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ पल बाद उसे ट्रेन के पहियों की सामान्य घरघराहट के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दी। धीरे से उसने अपनी आंखें खोलीं। वो आकृति चली गई थी। गलियारा फिर से खाली था। टॉयलेट का दरवाजा एक बार फिर कसकर बंद था। विक्रम हाँफ रहा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और वो ठंड के बावजूद कांप रहा था। ये कोई सपना नहीं था, ये भयावह हकीकत थी। वो तेजी से अपनी बर्थ की ओर भागा। वो लोअर बर्थ पर गिर पड़ा, जहां नेहा सो रही थी। उसके गिरने की आवाज से नेहा चौंक कर उठी। विक्रम, क्या हुआ? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। विक्रम को बोलते नहीं बन रहा था। उसने सिर्फ अपने हाथ से कोच के अंतिम सिरे की ओर इशारा किया। वहां कोई था। एक औरत, चादर में लिपटी हुई। उसने मुझे बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा ने अपनी चद्दर कसकर पकड़ी। तुम शायद नींद में थे। नहीं, मैं जागा हुआ था। वो बिल्कुल मेरे पीछे थी और उसने मेरा नाम लिया। तुम मुझे भूल गए, विक्रम। नेहा की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से अपने फोन की टॉर्च जलाई और कोच के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर कुछ नहीं था। देखो, हम दोनों को यहां बहुत अजीब महसूस हो रहा है, नेहा फुसफुसाई। मुझे लगता है कि इस ट्रेन में कुछ गलत है। हम दोनों बुजुर्ग अंकल आंटी को जगाते हैं। शायद उन्हें कुछ पता हो। विक्रम और नेहा ने मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति को जगाया। बुजुर्ग महिला शांति देवी तुरंत उठ गईं। उनके पति रमेश चंद्र अभी भी बड़बड़ा रहे थे। अंकल जी, आंटी जी, कुछ तो बात है। हमें यहां बहुत डर लग रहा है, विक्रम ने जल्दी जल्दी बताया।
शांति देवी ने धीमी डरी हुई आवाज में कहा, बेटा तुम लोग भी महसूस कर रहे हो? नेहा ने पूछा, आप क्या महसूस कर रही हैं आंटी? शांति देवी ने चारों ओर देखा। इस कोच में एक चीज बहुत पुरानी है, दर्द। 40 साल पुराना दर्द, और वो दर्द आज रात बहुत तेज हो गया है। रमेश चंद्र ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें डरी हुई थीं। उन्होंने विक्रम और नेहा की ओर देखा, फिर घूर कर कोने की अंतिम बर्थ की ओर देखा। कल्याणी, कल्याणी वापस आ गई है, वो फुसफुसाए। अध्याय 5, कल्याणी का इतिहास। विक्रम और नेहा ने रमेश चंद्र को जोर से हिलाया। कौन है कल्याणी? हमें बताइए अंकल जी। शांति देवी ने अपने पति को पानी पिलाया और गहरी सांस ली। तुम दोनों भाग्यशाली हो कि तुम मुझे मिले, शांति देवी ने कहा। हम हर साल इसी ट्रेन से पुणे जाते हैं। आज से 40 साल पहले जो हुआ था उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। शांति देवी ने कहानी शुरू की। बात है 1985 की। मैं और रमेश, तब हम युवा थे, इसी ट्रेन के S3 कोच में यात्रा कर रहे थे। हमारे साथ कल्याणी नाम की एक लड़की भी थी। वो हमारी दूर की रिश्तेदार थी, एक अनाथ जिसे हम अपने साथ पुणे ले जा रहे थे। नेहा ने पूछा, वो इस ट्रेन में क्यों थी? कल्याणी बहुत सुंदर थी और थोड़ी भावुक भी। उसे पता चला कि रमेश और मैंने उसे पुणे में एक पैसे वाले परिवार को सौंपने का सौदा किया था ताकि हमें उनके बेटे की शादी में दहेज मिल सके। वो बहुत टूट गई थी। विक्रम को यह सुनकर घिन आई। एक रात शांति देवी ने धीमी थरथराती आवाज में जारी रखा। ट्रेन लगभग इसी जगह से गुजर रही थी, महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले एक घने सुनसान पुल के ऊपर। कल्याणी बहुत उदास थी। रमेश उसे धमका रहा था कि वो चुप रहे। तभी कल्याणी अचानक उठ खड़ी हुई। उसने एक चीख मारी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उसने कहा कि वो उस नरक में जाने से अच्छा मरना पसंद करेगी। और उसने दरवाजा खोला और चलती ट्रेन से कूद गई। पूरे कोच में गहरी चुप्पी छा गई। बाहर की ट्रेन की आवाजें भी दबी हुई लग रही थीं। विक्रम ने पूछा, आप लोगों ने उसे बचाया नहीं? रमेश चंद्र ने धीरे से कहा, नहीं, हम डर गए। हम अपनी बदनामी से डर गए। हमने टीटीई को बताया कि वो पुणे पहुंचने से पहले ही कहीं उतर गई थी। पुलिस ने जांच बंद कर दी क्योंकि कोई शरीर नहीं मिला। लेकिन शांति देवी ने कांपते हुए कहा, हम जानते हैं कि वो मरी नहीं, वो लौटी। अगले साल जब हम इसी कोच में यात्रा कर रहे थे, हमें पहली बार उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। इसी कोच में हर साल उसकी उपस्थिति गहरी होती जाती है। नेहा ने डरकर पूछा, तो वो चादर में लिपटी आकृति, वो कल्याणी थी? शांति देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हां, उसने हमें कभी माफ नहीं किया। उसने हमें कभी शांति से सोने नहीं दिया। उसकी बदबू, वो पुरानी सीलन और बासी फूलों की गंध, वो उसका इत्र था। अध्याय 6, बर्थ नंबर 72 का श्राप। विक्रम के दिमाग में एक विचार कौन था? आंटी, वो चादर वाली आकृति उस कोने की बर्थ पर खड़ी थी जो सबसे आखिरी है। उसका नंबर क्या है? शांति देवी ने बिना आंखें खोले जवाब दिया, 72। बर्थ नंबर 72। और जब कल्याणी ने छलांग लगाई थी वो कहां बैठी थी? बर्थ नंबर 72 पर। वो उस जगह को कभी नहीं छोड़ती। विक्रम अब समझ गया कि क्यों वो कोच इतना ठंडा और उदास महसूस हो रहा था। ये एक कब्रगाह था जो यात्रा कर रहा था। लेकिन उसने मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा, तुम मुझे भूल गए विक्रम। विक्रम की आवाज में घबराहट थी। मैं कल्याणी को कैसे जान सकता हूं? मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। नेहा ने तर्क दिया, शायद वो किसी भी युवा व्यक्ति को जो वहां अकेला हो निशाना बनाती है, या शायद उसका बदला सिर्फ अंकल आंटी तक सीमित नहीं है। अचानक रमेश चंद्र अपनी सीट पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और वो ऐसे दिख रहा था जैसे वो खुद में नहीं है। उसने अपने कांपते हुए हाथ को ट्रेन की खिड़की के शीशे पर रखा जो बाहर की काली रात को दर्शा रहा था। वो बाहर भी है। रमेश चंद्र की आवाज किसी और की तरह लग रही थी। वो ट्रेन के साथ भाग रही है। वो इस ट्रेन को रोक देगी। शांति देवी ने डर के मारे चीख मारी, रमेश नहीं, शांत हो जाओ। लेकिन रमेश चंद्र अब नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने खिड़की के शीशे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। कल्याणी, हमें माफ कर दो, हम मरना नहीं चाहते। ट्रेन अचानक एक तीखे मोड़ पर झुकी। बाहर की खिड़की से एक पल के लिए कुछ गुजरा। विक्रम और नेहा ने एक साथ देखा। बाहर खिड़की से कुछ ही इंच की दूरी पर अंधेरे में किसी चीज की परछाई तेजी से गुजरी। वो एक महिला की आकृति थी जो ट्रेन के बाहरी हिस्से पर किसी अज्ञात बल से चिपकी हुई थी। उसके बाल हवा में जोर से उड़ रहे थे। इससे पहले कि वे ठीक से देख पाते,
आकृति गायब हो गई। ट्रेन की बत्तियां अचानक झपकने लगीं, 1, 2, 3 बार, और फिर पूरी ट्रेन की बिजली पूरी तरह से चली गई। पूरे S3 कोच में अब घनघोर असहनीय अंधेरा छा गया था, जिसे केवल खिड़की से आ रही धुंधली चांदनी की किरणें तोड़ रही थीं। रमेश चंद्र ने जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। अंधेरे में बुजुर्ग दंपत्ति की लोअर बर्थ के नीचे से एक भयानक खरोंचने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से ट्रेन के फर्श को खरोंच रहा हो। आवाज धीरे धीरे रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम, नेहा, अपनी जगह पर रहो, शांति देवी ने चीखकर कहा। यह उसे शक्ति देता है, वो चाहती है कि हम डरकर यहां वहां भागें। विक्रम ने हिम्मत करके अपने फोन की टॉर्च ऑन की, जो उसकी हाथ की कंपकंपी के कारण झूल रही थी। टॉर्च की रोशनी सीधे बुजुर्ग दंपत्ति की बर्थ के पास जमीन पर पड़ी। जमीन पर जहां खरोंचने की आवाज आ रही थी, वहां अब खून के कुछ ताजे धब्बे दिखाई दे रहे थे, और उन धब्बों के बीच एक प्राचीन सूख चुका पीला फूल पड़ा था। अंधेरे में बर्थ नंबर 72 के पास एक धीमी सिसकती हुई हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो दर्द और भयानक प्रतिशोध से भरी थी। अब रात शुरू होगी और मेरा बदला पूरा होगा। विक्रम को एहसास हुआ कि वे अब एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। ट्रेन अब महाराष्ट्र के भयानक घाटों में प्रवेश कर चुकी थी, जहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अंधेरे में घेराबंदी। ट्रेन के पूरी तरह अंधेरे में डूब जाने के बाद S3 कोच एक चलती हुई कब्र जैसा महसूस हो रहा था। रमेश चंद्र जमीन पर पड़े रो रहे थे। शांति देवी, नेहा और विक्रम एक दूसरे से सटे हुए थे, जिनकी सांसें तेज चल रही थीं। फोन की टॉर्च की रोशनी में वे देख सकते थे कि बर्थ नंबर 72 के पास का अंधेरा बाकी अंधेरे से ज्यादा गहरा था, जैसे वहां कोई ऊर्जा खींची जा रही हो। तभी बुजुर्ग दंपत्ति के पास जमीन पर पड़ा पीला फूल धीरे धीरे हिलना शुरू हुआ, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उसे उठा लिया हो। शांति देवी ने चीख मारी। फूल, वो फूल, कल्याणी का सबसे प्रिय फूल पीला गेंदा। वो हमें बता रही है कि वो हमें कहां से मारेगी। रूम टेम्परेचर अचानक कई डिग्री गिर गया। कोच के भीतर का अंधेरा अब सजीव महसूस हो रहा था। विक्रम ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। हमें कुछ करना होगा, ये बस डर नहीं है, ये हमें मारने की कोशिश कर रही है। नेहा ने धीरे से कहा, आंटी, आपने कहा था कि आप हर साल यहां प्रायश्चित करने आती हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जो कल्याणी को रोक सकती है? कोई मंत्र, कोई रीति? शांति देवी कांपते हुए बोली, कल्याणी की आत्मा इस कोच से बंधी हुई है। हमने सालों तक हर स्टेशन पर उसकी शांति के लिए पूजा कराई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह सिर्फ एक ही चीज चाहती है, न्याय, या कम से कम उसे पता चले कि हम उसकी मौत के लिए दोषी हैं। तभी अंतिम बर्थ 72 की चादर में लिपटी आकृति जोर से कांपी और एक तेज कंपकंपाती आवाज आई जो हर जगह से गूंज रही थी। न्याय, मुझे मेरी जगह चाहिए, मेरा जीवन। तुम सबने मेरा सौदा किया और अब मैं तुम सबका सौदा करूंगी। उस आवाज के साथ ही ट्रेन अचानक एक बेहद तेज झटके के साथ हिली, जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे पकड़कर मरोड़ दिया हो। ट्रेन की गति तेजी से धीमी होने लगी। विक्रम ने घबराकर बाहर झांका। वे एक ऊंचे पुल से गुजर रहे थे, जिसके नीचे एक सूखी नदी थी, वही पुल जहां कल्याणी ने छलांग लगाई थी। वो ट्रेन को रोक रही है, नेहा चीखी। वो हमें यहां गिरा देगी। अध्याय 8, अंतिम संस्कार। रमेश चंद्र, जो अब तक रो रहे थे, अचानक शांत हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। शांति, रमेश चंद्र की आवाज धीमी थी पर दृढ़। प्रायश्चित सिर्फ पूजा से नहीं होता। प्रायश्चित उसे देना होता है जो उसे चाहिए। वो कांपते हुए उठे और बर्थ के नीचे से एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक निकाला। इस संदूक में कल्याणी का सामान है, शांति देवी ने फुसफुसाया। उसकी बचपन की तस्वीरें, कुछ गहने और वो पीला गेंदा जो उसने आखिरी बार पहना था। रमेश चंद्र ने संदूक खोला। अंदर एक छोटी सी पुरानी गुड़िया, कुछ धुंधली तस्वीरें और एक पतली सोने की चेन थी। अंधेरे में बर्थ नंबर 72 की आकृति गुर्राने लगी। नहीं, मेरा सामान, यह मेरा है। रमेश चंद्र ने सोने की चेन उठाई। विक्रम, नेहा, सुनो, मुझे पता है कि वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि उसे उसकी पहचान वापस मिले। वो चाहती है कि उसकी मौत को एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक अपराध माना जाए। उन्होंने सोने की चेन को अपनी मुट्ठी में कस लिया। कल्याणी, हम अपनी गलती मानते हैं। हमने तुम्हें धोखा दिया। हमने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हम तुम्हारे अपराधी हैं। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, बर्थ 72 की चादर वाली आकृति तेजी से उनकी ओर सरकी।
उसके चादर के भीतर से 2 लाल आंखें चमक उठीं। तुम दोनों यहां से भागो, शांति देवी ने चिल्लाकर कहा। यह उसे चाहिए था, यह हमारा अंतिम प्रायश्चित है। रमेश चंद्र ने संदूक से कल्याणी की गुड़िया निकाली। कल्याणी, तुम्हारी आत्मा इस ट्रेन से जुड़ी हुई है क्योंकि तुमने कभी अंतिम संस्कार की शांति नहीं पाई। हम तुम्हें यह सम्मान देंगे। रमेश चंद्र तेजी से उठे और ट्रेन के दरवाजे की ओर भागे, जो पुल के ऊपर लगभग रुक चुकी थी। वो बाहर है, नेहा ने चीखकर कहा। रमेश चंद्र ने दरवाजा खोला। बाहर की हवा और कोहरा अंदर आ गया। उस हवा में पीला गेंदे का इत्र और ज्यादा तेज हो गया। रमेश चंद्र ने गुड़िया और सोने की चेन बाहर फेंक दी। कल्याणी, अब तुम मुक्त हो, यह तुम्हारा न्याय है। जैसे ही वो सामान पुल के नीचे गया, ट्रेन के बाहर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, ऐसी चीख जो हजारों वर्षों के दर्द और पीड़ा को दर्शा रही थी। चीख के साथ ही कोच के अंदर एक शक्तिशाली झटका आया। अंधेरा तेजी से कम होने लगा, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। विक्रम ने देखा, चादर वाली आकृति जो रमेश चंद्र की ओर बढ़ रही थी पिघलने लगी। चादर जमीन पर गिर गई और उसके नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ खाली हवा। पीला गेंदे का फूल जो जमीन पर पड़ा था, हवा में उड़ गया और जलकर राख हो गया। अध्याय 9, शांति और मंजिल। बिजली वापस आ गई। लाइटें झपकीं और फिर पूरी तरह जल उठीं। S3 कोच अब पहले जैसा लग रहा था, थोड़ा पुराना पर सामान्य। रमेश चंद्र दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। रमेश, शांति देवी भागी और उन्हें गले लगा लिया। नेहा और विक्रम एक दूसरे को देख रहे थे। वे सदमे में थे, पर जीवित थे। ट्रेन ने फिर से धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे पुल को पार कर चुके थे। शांति देवी ने कहा, उसने हमें जाने दिया, उसे उसका न्याय मिल गया। रमेश चंद्र ने गहरी सांस ली। कल्याणी, मेरी बेटी, तुम्हें शांति मिले। विक्रम और नेहा ने उस अंतिम बर्थ 72 की ओर देखा। अब वहां कोई चादर नहीं थी, कोई गंध नहीं थी, सिर्फ एक खाली सामान्य बर्थ थी। सुबह के 6 बज चुके थे। पुणे स्टेशन पहुंचने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। विक्रम और नेहा रात भर नहीं सो पाए। उन्होंने शांति देवी और रमेश चंद्र की देखभाल की। जब पुणे स्टेशन आया तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। ट्रेन की सारी डरावनी स्मृतियां अब किसी बुरे सपने की तरह लग रही थीं। रमेश चंद्र और शांति देवी ने बाहर निकलने से पहले विक्रम और नेहा की ओर देखा। तुम दोनों ने हमें आखिरी रात में हिम्मत दी, शांति देवी ने कहा। इस कोच का श्राप टूट गया है, कल्याणी को मुक्ति मिल गई। रमेश चंद्र ने विक्रम के हाथ में एक पीला लिफाफा रखा। यह पुणे में तुम्हारा पता है, कभी मिलने आना। विक्रम और नेहा ट्रेन से उतरे। उन्होंने पीछे मुड़कर S3 कोच को देखा। वो अब किसी भी अन्य सामान्य कोच जैसा लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि वो सचमुच चली गई? नेहा ने फुसफुसाया। विक्रम ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन आज रात हमें उस कोच की सच्चाई पता चली और उम्मीद है वहां अब कभी किसी को वो सिसकने की आवाज नहीं सुनाई देगी। उन्होंने अपने रास्ते लिए, लेकिन गोरखपुर से पुणे की उस भयानक रात की यादें हमेशा उनकी आत्मा में दबी रहेंगी। विक्रम ने जेब में पड़े लिफाफे को देखा। उसके कोने पर किसी ने बहुत पुरानी स्याही से एक नाम लिखा था, कल्याणी। कहानी यहीं समाप्त होती है। कैसा लगा आपको यह भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।